अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं अरम नकवी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। महंगाई और इमरान खान एक ही चीज के दो नाम। IMF से होने वाले मुज़ाकरात में इमरान खान को बिठाना चाहिए। मरियम नवाज का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोली, तब्दीली का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान को तबाह किया, अवाम के काम नहीं किए, सिर्फ तोशाखाना के तहाइफ बेचे हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला है। नून लीग इलेक्शन से नहीं भाग रही, डट कर मुकाबला होगा। नवाज शरीफ खिदमत में मसरूफ रहा, वो घड़ियां चोरी करने में मसरूफ रहा। ऐसे ही पाकिस्तान का ये हाल नहीं हुआ, वो घड़ियां चोरी करता रहा, मुल्क में आग लगाकर अपनी जेबें भर के आज बनी गाला में भी नहीं बैठा, आज जमान पाक के बंकर में बुज़दिलों की तरह छुप के बैठा है। तो शेरों, मुझे बताओ, इलेक्शन के लिए तैयार हो? जो मुस्लिम लीग नून को ये कहते हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, तो कान खोल के सुन लो, मुस्लिम लीग नून सिलेक्शन से नहीं आई, जो इलेक्शन से डरती हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरानी टोले की कोशिश है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इस टोले की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इस बार रावलपिंडी की दोनों सीटें मुस्लिम लीग नून जीतेगी और शेख रशीद और इसके भतीजे को इबरतनाक शिकस्त देने का दावा भी किया है। कहा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाने की तैयारी कर चुकी, ये सारे इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन में जाने की तैयारी करें। ये इमरानी टोला हर वक्त ये पिछले 7 माह से जदोजहद कर रहा है कि मुल्क जो है ये डिफॉल्ट करे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान जो है इस क्राइसिस से निकले। इस मर्तबा रावलपिंडी की दोनों सीटों से इस पिंडी के शैतान को भी हराएंगे और इसके भतीजे को भी हराएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाने की तैयारी में जो है वो जा चुकी है। आज का ये कन्वेंशन जो है ये इलेक्शन की तैयारी है। लाहौर इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब कर रहे हैं। फिर मैं आगे बात करूंगा मजीद कि ये जो तबाही मच रही है हमारे माशरे की, और ये जो इस तरह का तो कभी माशरा गिरा ही नहीं था कि ये डीप फेक वीडियोस बन रही हैं लोगों के ऊपर, उनके फ़ोन टैप के अलावा और भी वीडियोस बना रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए। बताया जाता है हमारे सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स, उनको बताया जाता है कि जी तुम्हारी हमने कोई वीडियो बनाई हुई है। तो मैं इसलिए आज लेके आ रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर एक पाकिस्तान का कानून है जिसको कहते हैं फेयर ट्रायल एक्ट। ये पाकिस्तान का कानून है। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं, उससे पहले डॉक्टर साहबा इसके ऊपर पूरी बात करें। ये कानून ये कहता है कि कोई किसी का फोन टैप नहीं कर सकता। कोई एजेंसी, ISI, IB, पुलिस, ये किसी का फोन टैप नहीं कर सकते जब तक ये इंटीरियर मिनिस्टर को कहें और इंटीरियर मिनिस्टर अदालत में जाए और फिर अदालत का जज उनको इजाजत दे कि हां ये मुल्क की जरूरत है, ये इससे दहशतगर्दी बच सकती है या मुल्क के कोई नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकता है, वो फिर इजाजत देता है और उस इजाजत के बाद फिर फोन टैप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फोन किसी का टैप नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 1996 में जब हटाई गई तो एक वजह दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि बेनजीर के गवर्नमेंट के दौरान फोन टैप्स किए जाते थे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के और सियासी मुखालफिन के और जजेस के। ये एक वजह दी गई थी 96 में। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अमेरिका का बड़ा ताकतवर प्रेसिडेंट था सदर निक्सन। निक्सन की वाटर गेट स्कैंडल हुई क्या थी कि वो मुखालफिन के फोन टैप कर रहा था, उसकी वजह से उस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। तो आज ये जो खुलेआम हो रहा है, पहले तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर यास्मीन आपसे बात करें, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दोपहर में जब ये ऑडियो लीक हुई तो मैंने जब वो ऑडियो सुनी तो मुझे इमीडिएटली एहसास हुआ कि ये किस मकसद के लिए ये लीक हुई है। वजह ये थी कि मैं पिछले 4 माह से
खान साहब की जो JIT बनी थी, खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ था, उस JIT को फॉलो अप मैं कर रही थी, और ख़ास तौर पे जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है गुजरांवाला का, उसमें फॉलो अप कर रही थी। और ये मैंने जब देखा कि ये क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया कि हमारे JIT का जब बना तो इसका कन्वीनर जो थे ये डोगर साहब थे, जो CCPO थे उस वक्त, और इन्होंने, डोगर साहब ने ये बात इंकशाफ कर दी थी हुकूमत के सामने कि इसमें 3 लोग मुलव्विस हैं, यानी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है खान साहब के ऊपर, वो बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट थी। और उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने बताया कि एक बट्टा साहब को लगा दिया गया नया DG एंटी करप्शन, जो कि सनाउल्लाह का राइट हैंड मैन है, और अब वो रिकॉर्ड देगा। इसके ऊपर जज साहब ने गुस्सा खाया और उन्होंने कहा कि मैं अब अपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजूंगा। उन्होंने अपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजे, और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स ने जब वो कमरा खुला और ताला खुला तो देखा गया कि एविडेंस सारा गायब हो चुका है, और चंद सफ़े, 11 सफ़े रह गए थे उस सारे एविडेंस के, बाकी सारा कुछ चोरी हो गया। और ये बात का इंकशाफ खुद ही DG ने भी किया और ऐलान भी कर दिया कि अब मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा, यानी खुद ही चोर और खुद ही मुनसिफ बनने की इरादे से। मेरे लिए ये एक इतना बड़ा हमारे लिए सानिया था कि सारा एविडेंस जो है उसको इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया, कि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर पता चला कि जी हाई कोर्ट ने CCPO को दोबारा लगाया है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं CCPO से पूछूं कि कब आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, क्योंकि हमारी जो JIT है, विच इज द रियल JIT, जो उस वक्त हुकूमत थी और उसने हुकूमत ने ये सारा कुछ किया था, JIT बनाई थी, विच इज द लीगल JIT, तो हमने तो ऑलरेडी उस पर हमें ट्रस्ट था कि ये बंदा जो, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी अभी तक मेरे ऑर्डर्स नहीं आए। वो आपने सारा टेप सुना जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं पूछी गई, उसमें मुझसे सवाल पूछे गए कि कंसर्न क्यों था। अरे भाई, मुझे कंसर्न नहीं होगा तो क्यों नहीं कंसर्न होगा? वजह यह है कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, खान साहब की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उनके आपने बंदे भी गायब कर दिए, उसके बाद जिन लोग जो एविडेंस है उसको भी गायब कर रहे हैं आप। तो हमें तो बिल्कुल किसी तरीके से किसी और पे ट्रस्ट नहीं था, और हमें उम्मीद थी कि अब CCPO के वापस आने से, यानी डोगर के वापस आने से, हम दोबारा अपना JIT जो है वो शुरू कर देंगे। मुझे तो, मैं सख्त मजम्मत करती हूँ। मैंने खान साहब के सामने आके बताया कि जी मुझे इतनी तकलीफ हुई कि जी फेयर ट्रायल एक्ट के मुताबिक मैं एक सिटीजन हूँ पाकिस्तान का, मेरा चादर और चार दीवारी तो जो पामाल करनी थी इन लोगों ने, हम खवाती के लिए, तो हम सारी औरतें जो हैं इनके शर से नहीं बच सकते। जिस तरह इन लोगों ने टेपिंग करनी शुरू कर दी है, वजह यह कि जिस तरह आपने फरमाया फेयर ट्रायल एक्ट के मुताबिक ये कैसे टेप कर सकते थे हमें, हाउ कुड ही टेप? क्या इन्होंने इजाजत ली थी? क्या ये सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है ये किसी जज के पास गया था, इसने जाके जज से इजाजत ली थी? आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। और मैं इंशाल्लाह खान साहब को बताया मैं कोर्ट में जा रही हूं, और मैं कोर्ट के अंदर से जाके ये सारे सवालों का जवाब दूंगी कि ये ISI, IB या पुलिस में से किसने टेप किया और फिर किस तरह रिलीज किया, क्योंकि मैं ये सोचती हूं कि मेरा जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, जो मेरा राइट है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। जी शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन। मैं आज अपनी सुप्रीम अदलिया से मुखातिब हूँ। 4 महीने पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी फेयर ट्रायल्स एक्ट के तहत मैंने एक पिटिशन दायर की थी, और उसमें वो पिटिशन क्या दायर की थी कि टेप्स निकली, ऑडियो टेप्स निकली कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मेरे प्राइम मिनिस्टर होते हुए मेरे ही जो बातचीत कर रहा था मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, वो मेरी ऑफिशियल लाइन थी, उस लाइन का टेप किया गया, और जो मेरी आजम खान से बात हो रही थी उसको डॉक्टर करके और उसको रिलीज किया गया। उसके अलावा बुशरा बेगम वो ऑफिशियल लाइन से किसी से बात कर रही थी, उनकी भी टेप करके वो जो उनकी बातचीत थी, जो कॉन्वर्सेशन था, उसको भी डॉक्टर करके चेंज करके और 2 दफा वो रिलीज की गई। तो मैं इसलिए ये
اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن میں ہماری پرائیویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آئین ہماری ڈگنیٹی اور پرائیویسی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کا رائٹ وائلیٹ ہوا, میرا رائٹ وائلیٹ ہوا. لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر آفیشل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے, اپنے پرنسپل سیکرٹری سے, اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں تو یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف ہے. کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح, تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے. کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے. اور اس کے بعد شہباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو ٹیپ لیکس نکلی اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک اب پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے. جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے. سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ان کی پرویز لائی کی وہ کوئی ٹیپ نکلائی, اور وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ایشو ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا. یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ 90 ڈیز میں 90 دن میں الیکشن کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی. اور یہ اب عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور انٹیریئر منسٹر, ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے, جب ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ. کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے, کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا؟ اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی, ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو بلیک میل کیے جا رہے ہیں. میں 3 اپنے سینئر پارٹی لیڈرز جانتا ہوں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر, وہ ارشد ملک کا جو کیس تھا. اس کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتا چلا کہ فیک تھی, یعنی جوڑی ہوئی تھی, جو ڈیپ فیک تھی, یعنی اس کو پیس ٹوگیدر کیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اب تو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں. تو یہ کیا اس ملک میں کنٹرول کرنے کے لیے, لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلی گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی اب کر سکتا ہے. آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں, کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریم کورٹ کو کہ 4 مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی. ایز ایکس پرائم منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا, اور پھر یہ جو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی ہم آپ کی فون ٹیپ کر کے آپ کی کوئی ٹیپس نکال دیں گے. اور یہ جو ڈاکٹر یاسمین کا ہوا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ صرف اور صرف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے, یہ جو جے آئی ٹی کی انکوائری ہے میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, صرف اس کو اب سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا ہے. کیونکہ سارے آفیسرز کو انہوں نے ڈرا دھمکا کے جو جے آئی ٹی کے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا. جو 2 آفیسرز رہ گئے تھے جس میں ایک یہ سی سی پی او ڈوگر تھے جو ہیڈ کر رہے تھے انکوائری, یہ رہ گئے تھے جو کھڑے تھے اور عدالت میں جا کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فائنڈنگز ہے جے آئی ٹی کی, اس میں واضح ہو گیا کہ وہ جو سارا انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی کہ جی ایک شوٹر ہے, دینی انتہا پسند ہے, وہ سب خود کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ جے آئی ٹی میں عدالت میں جا کے جو فائنڈنگز دی ہیں کہ 3 شوٹر تھے اور یہ پورا پلان کر کے ہوا تھا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے, ڈوگر کو ہٹانے کے لیے یہ اب نکلی ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ رانا ثناءاللہ نے وہ نکوالی ہے, وہ جو بھی آڈیو, اب یہ ڈوگر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں جو
اصل خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسرز پوسٹ کیے یہاں. یہ جو چٹھا اس کو خاص لے کے آیا اینٹی کرپشن کا ہیڈ بنانے کے لیے, جو ہمارا سخت مخالف ہے, ان آفیسرز کو یہاں الیکشن کمیشن نے ایک ہی دن میں ان آفیسرز کو ساروں کو ٹرانسفر کر کے یہاں کیا, اور یہاں سے آفیسرز ٹرانسفر کیے. وہ سارے آفیسرز 23 میں سے 17 آفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے 25 مئی کو ہمارے پر تشدد کیا. یہ جو سی سی پی او انہوں نے لگایا ہوا کامیانہ, اس کے ڈاکٹر یاسمین نے ایویڈنس دی ہوئی ہے کہ 25 مئی کو جو ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا اس میں یہ کامیانہ کا نام دیا گیا. اس کو فوری طور پہ لے کے آئے ہمارے اوپر پھر دباؤ, جھوٹی ایف آئی آرز کیسز کرنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے, ورکرز کو ڈرانے کے لیے. تو یہ تو کوئی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی نہیں ہے, اور یہ تو گورنمنٹ آئی ایک ایجنڈا کے اوپر ہے کہ بجائے ہم اپنی گورنمنٹ ہٹا رہے تھے, ہم نے ڈیزالو کی. مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہو تاکہ یہ جو معاشی بحران ہے اس سے ہم نکلیں. ہمارا تو یہ مقصد تھا. یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ سارے جو ہمارے مخالف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان سب کو اوپر لے آئیں. اور جو جے آئی ٹی میرے اوپر بنی تھی, جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی, اس جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کریں اور آ کے اس کا ریکارڈ پہلے سیل کریں اور پھر ریکارڈ میں سے سارا ریکارڈ غائب کر دیں, صرف 11 صفحے رہ جائے اس کے, اور اوپر وہ آدمی کو بٹھا دیں جس نے آتے ساتھ ہی اس کی مشن یہ تھی کہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا جائے تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کون اس کے پیچھے تھا جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. اور یہ ساری آڈیو لیک اس لیے ہوئی ہے, جس طرح کہ سپریم کورٹ کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے آڈیو پہلے ہوئی ہے. تو میں آخر میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے میں نے پٹیشن کی تھی, پھر میں نے پچھلے ہفتے اس کو پھر سے کہا کہ اس کو سنا جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے معاشرے کو بچائیں ان بلیک میلر سے, ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. کون ذمہ دار ہے کہ اس معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ یہ اس ملک کے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو آگے لے کے جائے, جمہوریت کی طرف لے کے جائے, یہ معاشی بحران سے نکالیں. جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس وقت مہنگائی سے, جو لوگوں کا آج جتنا برا حالات ہیں پاکستانی قوم کے کبھی تھے نہیں, جو انہوں نے جس طرح 11 مہینے کے اندر ایک لوگوں کا معاشی قتل کیا. تو بجائے ادھر لے جانے کے جس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی کہ یہاں الیکشنز کروا کے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں, یہ الٹا اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں کراش کرنے کے لیے. اور یہ جو میں جے آئی ٹی کا پھر آخر میں یہ کہتا ہوں, یہ جو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے, اس کا مقصد یہ کہ طاقتور, جو میں کہتا تھا وہ 3 لوگ ملوث تھے, میرا کوئی بھی تھوڑا سا بھی شک ہو اور کسی کا بھی شک ہو, وہ سب ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ یہ جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ملوث تھے میرے قتل کرنے میں. تو میں اپنی عدلیہ سے آج امید رکھتا ہوں. میں نے پھر سے پچھلے ہفتے پھر سے کہا کہ میری پٹیشن سنی جائے. ڈاکٹر یاسمین وہ کل اس کا کیس کریں گی, عدالت میں بھی جائیں گی, جو ان سے کیا گیا, جو فیئر ٹرائلز ایکٹ کے اندر اس کی جو وائلیشن ہوئی ہے. شکریہ. لاہور عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا بلیک میل کرنے والے کے لیے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی فون ٹیپ نہیں کر سکتا. فون ٹیپ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں, سیاسی مقاصد کے لیے کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو کو لیک کر دیا گیا. فون ٹیپ کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے. ان کا مزید کہنا تھا عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے آڈیو لیک کی گئی. فیئر ٹرائل ایکٹ کے تحت 4 ماہ پہلے درخواست دائر کی تھی. یہ وقت ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کا ہے, نہ کہ کاز ٹریک کرنے کا. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہی. الیکشن کمیشن نے صوبوں کے انتخابات سے متعلق ایوان صدر کو مشاورتی عمل کا حصہ بنانے سے معذرت کر لی ہے. سجاد کاظمی کی رپورٹ. الیکشن کمیشن نے صدر عارف الوی کے دوسرے خط کا بھی جواب دے دیا. الیکشن کمیشن کا دوسرا خط ایوان صدر کو موصول ہو گیا. خط میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت تحلیل شدہ اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ گورنر ہی دے سکتا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کو خط لکھا. دونوں گورنرز نے تاحال الیکشن کے لیے تاریخ نہیں دی. دونوں صوبوں میں عام انتخابات سے متعلق معاملہ مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں گورنر پنجاب سے مشاورت کا حکم دیا. الیکشن کمیشن حکام نے گورنر پنجاب سے مشاورت کی, تاہم گورنر نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی. خط میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے.
किया है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। खत के मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पहले खत के जवाब में भी सदर मुमलिकत के ऑफिस को तमाम सूरत हाल से आगाह कर चुका। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का मामला इस वक्त अदालतों में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अफसोस से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ईवान सदर को इस मशावरती अमल में शामिल नहीं कर सकता। ईवान सदर को सूबों के इंतखाबात की मशावरत में शामिल करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन कल फैसला करेगा। सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख के बहाने बनाकर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है और इस वक्त कोई भी दरगुजर करने को तैयार नहीं है। एक इंटरव्यू में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि आइन में सुराख तलाश करने के बजाय इसकी पासदारी करनी चाहिए। ये ना करें कि आइन की शिकों को किस तरह साइड पर रखकर इलेक्शन में तातुल का एहतमाम किया जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि इलेक्शन की तारीख के बहाने बनाकर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। यूँ लगता है जैसे इलेक्शन की तारीख देने पर जुर्माना हो जाएगा। मुल्क में इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत नहीं बल्कि टेक्नोक्रेट सेटअप है और ऐसा महसूस होता है कि इसे कोई सहारा मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में सदर आरिफ अलवी का कहना था कि जनरल बाजवा की तौसी के मामले पर इमरान खान से सवाल करें। इमरान खान के खतूत पर आर्मी चीफ से कोई बात नहीं हुई। इमरान खान ने आसिफ जरदारी से मुतालिक इल्जामात का मुझसे तज़किरा नहीं किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्की हालात मजीद खराब होंगे। इलेक्शन में ताखीर के मामले पर मैं गवर्नर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, मीशत बर्बाद कर दी गई, अब इलेक्शन ना करवाकर आइन शिकनी के मुर्तकिब भी हो रहे हैं। अपनी आइन शिकनी बचाने के लिए इंपोर्टेड हुकूमत अब अदलिया पर हमलावर है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि नून लीग अब सिर्फ फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर और मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है। अदलिया का तमस्खुर और तज़हीक जो आप कर रहे हो उसकी मिसाल नहीं मिलती। अदलिया से गाली धमकी और धोंस से हर रोज़ बेल तुम लेते हो। इमरान खान साहब ये बयान देने के लिए बहुत सारी बेशर्मी चाहिए। नून लीग अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे सहूलतकारों को बेनकाब करने, पाकिस्तान की मीशत को खोखला करने और अवाम को बेरोजगार करने वाले किरदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। शेख रशीद ने सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का मशवरा दे दिया। कहते हैं अगर तारीख नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दें। आईनी तौर पर सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने इतराफ़ कर लिया कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। नंबर एक, सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, मंडे को लेट कर दिया है। इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। कल उन्होंने इतराफ़ किया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। डूब मरे चिल्लू भर पानी लेके, जो कहते थे कि जो स्टेट को कहेगा डिफ़ॉल्ट कहेगा वो गद्दार होगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो बताओ किसकी हुकूमत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि शेख रशीद पिंडी शहर पर काला धब्बा है। आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ामात लगाकर सियासी मंजरनामे में इन रहना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी किस तरह के बदले की सियासत और इंतकाम में यकीन नहीं रखते। आसिफ अली जरदारी ने तो इन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने इनको और उनके ख़ानदान को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। आसिफ अली जरदारी इंतहा पसंदों को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि ताकतवर हलकों ने पाकिस्तानी मीशत मुस्खरों के हवाले कर दी। पाकिस्तान की मीशत की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी मीडिया में शदीद तशवीश है। इनकी गुफ्तगू पर अब हंसी के बजाय रोना आता है। मौजूदा हुकूमत में जो जितना बड़ा जोकर है उसको इतना ही बड़ा ओहदा दिया गया।
एंटी करप्शन पंजाब ने पीटीआई रहनुमा उस्मान डार को कल तलब कर लिया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक उस्मान डार के भाई उमर डार और आमिर डार को भी तलब किया गया है। तीनों भाइयों को डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सियालकोट के दफ्तर में तलब किया गया है। शिया उलमा कौंसिल जिला चकवाल के ज़ेर एहतमाम बाउनवान तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ तशय्युअ वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने मुतनाज़े तरमीमी बिल की मंजूरी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। रिपोर्ट राजा साकिब अब्बास चकवाल से। बरगाह कसर-आबाद जाफराबाद चकवाल में शिया उलमा कौंसिल ज़िला चकवाल के ज़ेर एहतमाम बाउनवान तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ तशय्युअ वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर उलमाए कराम और मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए उलमाए कराम का कहना था कि हम मुतनाज़ तरमीमी बिल 298A को मंजूर करवाने की शदीद मज़म्मत करते हैं। रात की तारीकी में इस बिल को मंजूर किया गया, जिस पर ना ही बहस करवाई गई और ना ही कोरम पूरा था, जबकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से इस हवाले से कोई राय नहीं ली गई। कन्वेंशन में शिया उलमा कौंसिल के मरकजी नायब सदर अल्लामा आरिफ हुसैन वादी और मरकजी जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल अल्लामा डॉक्टर शब्बीर हसन मिसवी ने खिताब करते हुए कहा कि हम मुफ्ती अब्दुल शकूर के रवैये की शदीद मज़म्मत करते हैं। हुकूमत फौरी तौर पर वज़ीर मज़हबी अमूर को बरतरफ करे, इसकी वजह से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को शदीद खतरात लाक हुए हैं। याद रखिएगा, इस बिल से तशय्युअ को कोई मुश्किल नहीं है। इस बिल से पाकिस्तान को और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को जो नुकसान पहुंचेगा उसका कोई भी तलाफी करने का इम्कान नहीं है। इसलिए मैं फरिश्तों से भी कहता हूं और ताकतवर हलकों से भी कहता हूं, थोड़ा सा अक्ल के नाखून लें। इंशाअल्लाह हम अपने कायद महबूब की क़यादत में इंशाअल्लाह इस बिल को रद्द करवाएंगे सेनेट से। जो कौमी असम्बली में एक तरमीमी बिल मंजूर किया गया है, तौहीन सहाबा के हवाले से हम शिया कौम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। कन्वेंशन के इख्तिताम पर रहनुमा शिया उलमा कौंसिल मलिक आरिफ ने करारदाद पेश की, जबकि मौलाना इमदाद हुसैन साबरी ने तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से हलाक होने वाले अफराद के लिए ख़ुसूसी दुआ भी करवाई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ चकवाल। दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना की मसाजिद में शब मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शब बेदारी महफिल पाक का इनेकाद किया गया। बार्सिलोना से मुमताज़ सहुतरा की रिपोर्ट। मिनहाजुल कुरान मदनी मस्जिद गुलामाने मुस्तफ़ा और फैज़ान मदीना मसाजिद में शब मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिमा हुआ, जिसमें अहले इस्लाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और क़ुलूब को ईमान से मुनव्वर किया। इज्तिमा का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद और नात से हुआ। पीर अल्लामा सैयद हसनात अहमद बुखारी और बेल्जियम, अल्लामा अब्दुल रशीद शरीफी अमीर तहरीक मिनहाजुल कुरान स्पेन और मोहम्मद अरशद अदारी ने शब महराज की फजीलत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज अगर इंसान तस्खीर कायनात की जानिब कदम उठाता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम की इब्तदा भी थे और इंतहा भी। इस तरह मेराज तस्खीर कायनात की इज्जत बनी नूह इंसान के लिए खुशखबरी की उम्दा मिसाल भी है और तकमील इंसानियत की अलामत भी। इज्तिमा के इख्तिताम पर पाकिस्तान की बका और सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।